बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 106 मुलाहिज़ा फरमाएं। मेरे सीने में गोली लगी है, तुम भाग जाओ। उसी वक्त एक और फायर हुआ। इस मरतबा गोली मेरे सर के ऊपर से गुजर गई। मैंने आवाज की समत फायर कर दिया। वो शख्स हमसे ज्यादा दूर नहीं था। गोली चलाने के बाद उसे अपनी जगह से हटने का मौका नहीं मिला। अंधेर में चलाई हुई मेरी गोली निशाने पर लगी। फायर की आवाज के साथ ही उस शख्स की चीख भी सुनाई दी। मैंने झुककर नरगिस को कंधे पर उठा लिया और चौकीदार के कमरे की तरफ दौड़ने लगा। इसी दौरान 2 फायर और हुए, लेकिन हम महफूज ही रहे। अंधेरे में भागते हुए मेरे पैर भी झाड़ियों में उलझ गए और ऊपर से दरख्तों की झुकी हुई कांटेदार शाखें भी मेरे चेहरे और जिस्म से टकरा रही थी और मुख्तसर से जंगल में कई गोलियां चलती रहीं। आवाज दूर तक गूंजी होगी। मुझे अंदेशा था कि हमें सड़क पर रोकने की कोशिश ना की जाए। चौकीदार के कमरे में आकर मैंने वो दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी। चारपाई पर पड़े हुए चौकीदार की आंखों में बेपनाह वहशत उभर आई। मैंने उसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। दरवाजा खुलकर बाहर झांका और तेजी से बाहर आ गया। अपनी कार तक पहुंचने में मुझे चंद सेकंड से ज्यादा नहीं लगे। जब मैं नरगिस को कार की पिछली सीट पर डाल रहा था तो उसी वक्त पीछे से आने वाली एक मिनी बस मेरे करीब से गुजर गई। मिनी बस में सिर्फ 1-2 मुसाफिर बैठे हुए थे। मैं कार का पिछला दरवाजा बंद करके ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और इंजन स्टार्ट कर रहा था कि पीछे बहुत दूर से पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा। मुहीन टाउन पुलिस स्टेशन की तरफ से आने वाली पुलिस की गाड़ी काफी दूर थी। मैंने कार को एक झटके से आगे बढ़ा दिया। मुझे ब्लॉक 13 D1 तक पहुंचने में चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगे और फिर मतलूबा बंगला भी आसानी से मिल गया। उस गली में बड़े बड़े बंगले थे। कई बंगलों के सामने गाड़ियां खड़ी थी, लेकिन किसी किस्म की आमदोरफ्त नहीं थी। उस बंगले के सामने कार रोकर मैं नीचे आया और बेल बजा दी। मेरा दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा था। 9 बजे के करीब जब मैंने उस पुलिसरार औरत की कॉल रिसीव की थी तो मुझे शुबा था कि मुझे किसी चक्कर में फंसाने की कोशिश तो नहीं की जा रही, लेकिन मैंने उसकी इतला को नजरअंदाज भी नहीं किया था। उसकी इतला दुरुस्त साबित थी और मैं नरगिस को भी वहां से निकाल लाया था। लेकिन अब इस बंगले के सामने पहुंचकर मैं एक बार फिर उलझन में मुब्तला हो गया। अगर यहाँ गेट का ज़ेली दरवाजा खुला और मेरे ख्यालात मुंतशिर हो गए। वो एक अधेड़ उम्र औरत थी। उसने पहले मेरी तरफ देखा और फिर कार की तरफ देखने लगी। मेरा नाम नाजिया है और मैं गेट खोलती हूँ, गाड़ी अंदर ले आओ, उसने मेरी बात काटते हुए कहा और ज़ेली दरवाजा बंद करके गेट खोलने लगी। मैं कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वो बंगला खासा बड़ा था। कंपाउंड बहुत वसी था। एक तरफ लान था और गेट से पुख्ता रवश बरामदे तक चली गई थी। बाईं तरफ एक कुशादा गलियारा सा था जहाँ पहले ही से एक कार खड़ी थी। मैंने अपनी कार बरामदे के सामने रोकी और नरगिस को उठाकर अंदर ले आया। वो औरत उलझी हुई नजरों से मुझे और नरगिस को देख रही थी। इसे गोली लगी है, मैंने कहा, और फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद की जरूरत है। वो औरत हमें एक कमरे में ले आई। मैंने नरगिस को बेड पर लिटा दिया और उसके जख्म को देखने लगा। गोली नरगिस के सीने पर ऐन दरमियान में लगी थी। उसके बालाई जिस्म का बेशतर हिस्सा बरहना था और खून में लुथरा हुआ था। खून ज्यादा बह जाने की वजह से वो बेहोश हो चुकी थी। यहाँ टेलीफोन है। मैंने करीब खड़ी हुई उस औरत की तरफ देखा। वो मुझे इशारा करती हुई कमरे से बाहर निकल गई। मैं भी उसके पीछे ही आ गया। टेलीफोन लाउंज में रखा हुआ था। मैंने रिसीवर उठाकर रंगा का नंबर मिलाया। कॉल उसी बारी आवाज वाले ने रिसीव की। रंगा नहीं है वाजा, उसने मेरे पूछने पर जवाब दिया। वो इलाके में गया हुआ है, बड़ा दंगा फसाद हो रहा है। अब तक 2 आदमी मारे जा चुके हैं, बहुत लोग जख्मी हैं। तुम काम बताओ, मैं उसको बोल दूंगा। मैं उसे नरगिस के बारे में बताना चाहता था, लेकिन न जाने क्या सोचकर मैंने इरादा मुलतवी कर दिया और रिसीवर रखकर करीब खड़ी हुई उस औरत की तरफ देखने लगा। मेरी एक दोस्त डॉक्टर है, मैं उसे फोन करती हूँ, तुम कमरे में चलो, मैं भी आती हूँ, उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैं नरगिस वाले कमरे में आ गया। उसके जख्म से काफी खून बह चुका था। चेहरा जर्द हो रहा था। उसे उठाने से मेरे अपने कपड़े खून आलूद थे। तकरीबन 5 मिनट बाद वो औरत भी कमरे में आई। डॉक्टर को यहाँ आने में आधा घंटा लगेगा, उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। उस वक्त तक हम इसके लिए दुआ के सिवा कुछ नहीं कर सकते। मैंने पहली बार तवज्जो से उस औरत की तरफ देखा। उसकी उम्र 45 और 40 के दरमियान रही होगी। सेहतमंद जिस्म की मालिक हसीन औरत थी। बाल गर्दन तक कटे हुए थे। गले में सोने की चेन थी। चेन में भी हीरे के जुड़ाव वाला एक लाकट था। उसने शलवार कमीज पहन रखी थी। उसने अब तक मेरे बारे में कुछ नहीं पूछा था और ना ही ये दरियाफ्त किया था कि नरगिस को गोली कैसे लगी थी। वो कुछ देर कभी मुझे और कभी नरगिस को देखती रही, फिर कुछ कहे बगैर कमरे से चली गई। मैं पलंग के करीब एक कुर्सी पर बैठ गया और बेबसी से नरगिस की तरफ देखने लगा। चंद मिनट बाद वो औरत वापस आई। उसके दोनों हाथों में चाय के मग थे। उसने एक मग मेरी तरफ बढ़ा दिया। लो चाय पियो और अपने आप को संभालो, उसने कहा। मैंने उसके हाथ से मग ले लिया। वो भी एक कुर्सी पर बैठ गई। मेरे चेहरे पर कई खराशें थी जिनमें जलन थी, लेकिन मुझे अपनी तकलीफ से ज्यादा नरगिस का ख्याल था जो जिंदगी और मौत की कशमकश में थी। वो लेडी डॉक्टर तकरीबन 1 घंटे बाद आई। वो अगरचे सर्जन थी, लेकिन ये केस उसके बस का नहीं था। नरगिस के सीने से गोली निकालने के लिए ऑपरेशन की जरूरत थी और यहाँ ऑपरेशन नहीं हो सकता था। इसी ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, उसने कहा। यह मुमकिन नहीं। मुझसे पहले वो औरत बोल उठी। जो कुछ करना है यहीं पर करो। यहाँ इसकी जिंदगी की जमानत तो नहीं दी जा सकती, लेकिन बहरहाल गोली निकालने की कोशिश करती हूँ, लेडी डॉक्टर ने कहा और अपना बैग खोलने लगी।
लोकल एनेस्थीसिया देकर तकरीबन 1 घंटे की कोशिश से वो नरगिस के सीने में पेवुस्ट गोली निकालने में कामयाब होगी। अगले 12 घंटे बहुत अहम है। वो बारी बारी हम दोनों की तरफ देखते हुए बोली, अगर ये 12 घंटे निकाल ले तो फिर इसके लिए कोई खतरा नहीं। खून बहुत ज़ाया हो चुका है, इसे खून देना भी बहुत ज़रूरी है। मैं कोशिश करती हूँ अगर बंदोबस्त हो जाए तो। उसने एक सुरंज में चंद सी खून महफूज कर लिया और वहां से रुखसत होगी। इस वक्त 2 बज चुके थे। उसकी वापसी तकरीबन 3:30 बजे के करीब हुई। उसने एक मखसूस साख्त के बैग में से खून की एक थैली निकाली, बैग फ्रिज में रख दिया और नरगिस को खून लगाने लगी। खून की थैली टांगने के लिए स्टैंड नहीं था। थैली बेड के साथ वाली खिड़की की ग्रिल से बांध दी गई। डॉक्टर तकरीबन 15 मिनट तक ट्यूब में खून के बहाव का जायजा लेती रही, फिर अपना बैग संभालते हुए बोली, ये बोतल कम से कम 4 घंटों तक चलेगी। मैं सुबह 7 बजे आकर देखूंगी। इसी दौरान ऐसी वैसी बात हुई तो मुझे फोन कर देना। लेडी डॉक्टर के जाने के बाद हम दोनों नरगिस वाले कमरे में आ गए और तकरीबन आधा घंटा खामोश बैठे, कभी नरगिस को और कभी एक दूसरे को देखते रहे। फिर वो औरत मुझे इशारा करती हुई उठ गई। हम दूसरे कमरे में आ गए। ये शानदार बेडरूम था। शीशे के दरवाजों वाली एक अलमारी में बरदाना कपड़े टंगे हुए थे। वो बाथरूम है। उसने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, नहाकर कपड़े बदल दो, ये कपड़े तुम्हें फिट आ जाएंगे। खून आलूद कपड़े उतार कर बाथरूम में ही एक तरफ डाल देना और ये लोशन रखा है चेहरे और जिस्म पर दूसरी जगह खराशों पर लगा लेना। वो कमरे से बाहर चली गई। मैंने दरवाजा बंद कर लिया और अलमारी खोलकर टंगे हुए कपड़ों का जायजा लेने लगा। फिर मैंने सलवार कमीज का एक जोड़ा निकाल लिया और बाथरूम में घुस गया। आईने में जायजा लिया तो पता चला कि चेहरे और गर्दन पर कांटों से लातादाद खराशें थी। बाहों पर भी जगह जगह खराशें थी जिनमें जलन हो रही थी। मैंने नहाकर खराशों पर लोशन लगाया तो ठंडक सी पड़ गई। मैंने कपड़े पहने और बाहर आ गया। वो औरत लाउंज में बैठी हुई थी। नरगिस वाले कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और नरगिस का बेड वहां से साफ नजर आ रहा था। मैं भी उसी औरत के सामने दूसरे सोफे पर बैठ गया। उसका नाम ताबिंदा था। वो बेवा थी। 3 साल पहले यूरोप के कारोबारी दौरे के दौरान एक हवाई हादसे में उसके शोहर का इंतकाल हो गया था। उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से कंज्यूमर आइटम दरामद किए जाते थे और यहाँ से भी ऐसी अशिया एक्सपोर्ट की जाती थी जिनमें खासा मुनाफा मिल जाता था। ये बंगला ताबिंदा के शोहर ने अपनी मौत से 2 साल पहले खरीदा था। इसके अलावा थोड़ी बहुत और जायदाद भी थी जिससे हर महीने माकूल किराया भी मिल जाता था। ताबिंदा पढ़ी लिखी औरत थी। शोहर की मौत के बाद उसका कारोबार संभाल लिया। उसका मैनेजर दयानतदार और मेहनती आदमी था और ताबिंदा को उस पर मुकम्मल भरोसा था। शुरू के 2 साल तक वो बाकायदगी से दफ्तर बैठी रही, फिर उसने सारा काम मैनेजर पर छोड़ दिया। अब वो हफ्ते में 1 आध बार ही दफ्तर जाती थी। ताबिंदा की शादी तकरीबन 10 साल पहले हुई। शादी के 1 साल बाद उसने एक बच्ची को जन्म दिया था जो चंद रोज बाद ही अल्लाह को प्यारी हो गई। उसके चंद महीने बाद ताबिंदा को एक हादसा पेश आया। कुछ अंदरूनी चोटें आई थी जिससे वो मां बनने की सलाहियत से भी महरूम हो गई। इस तरह उसकी कोख उजड़ गई। ताबिंदा के पास घर के कामकाज के लिए एक मुलाजमा थी जो 24 घंटे उसके पास रहती, लेकिन 2 दिन पहले वो 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर बहावलपुर चली गई। रात को मुझे एक औरत ही ने टेलीफोन किया था। मैंने ताबिंदा से बातों के दौरान अंदाजा लगाने की कोशिश की क्या वो फोन ताबिंदा ही ने किया था, लेकिन उसकी आवाज बहुत मुख्तलिफ थी। ताबिंदा ने अभी तक मुझसे बेरे या नरगिस के बारे में कुछ नहीं पूछा था। मैंने भी उससे कोई सवाल नहीं किया, हालांकि मैं उसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था। अगर उसने मुझे फोन नहीं किया था और वो मुझे नहीं जानती थी तो उसने मेरा नाम सुनते ही गेट खोल क्यों दिया था और नरगिस के लिए इतनी परेशान क्यों थी। लेडी डॉक्टर ने नरगिस को ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल ले जाने को कहा था, मगर ताबिंदा ने उसकी सख्ती से मुखालफत की थी, जिसका मतलब था कि वो सूरत की नजाकत से आगाह थी। नरगिस को हॉस्पिटल ले जाने की सूरत में पुलिस मुदाखलत लाजमी करती। रात को मुझे तुमने फोन किया था। आखिरकार मेरे दिल की बात जबान पर आ ही गई। नहीं, उसने नफी में सर हिलाया। मैं अब से पहले तुम्हें जानती भी नहीं थी, बल्कि अब भी नहीं जानती, तो फिर तुमने मुझे देखते ही बंगले का गेट क्यों खोल दिया। मैंने चुभती हुई नजरों से उसे देखा। मुझे तुम्हारा नाम बताया गया था कि तुम यहाँ आओगे और तुम्हारे साथ नरगिस नाम की एक औरत भी। तुम्हारी आमद मेरे लिए गैर मुतवक्को नहीं थी, लेकिन ये सूरत बिल्कुल गैर मुतवक्को थी और मैंने जो कुछ भी किया है इंसानी हमदर्दी की बिना पर किया है। तुम्हारी दोस्त की जिंदगी बच गई तो मुझे खुशी होगी, लेकिन मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं। तुम्हें भी ज़हनी तौर पर अपने आप को तैयार रखना चाहिए। खून बहुत ज्यादा बह चुका है। ऑपरेशन भी उस तरह नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए था। डॉक्टर सलमा ने 12 घंटे अहम करार दिए हैं, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। नरगिस की सूरत से मैं बेखबर नहीं था। उसकी हालत खासी नाजुक और तशवीशनाक थी और मैं दिली दिल में उसकी सलामती के लिए दुआ मांग रहा था। नरगिस का और मेरा बहुत पुराना साथ था। जब मैं हिंदुस्तान से वापस आया था तो मेरे ही हमदर्दों ने मुझे लूटने और कत्ल करने की कोशिश की थी और वो नरगिस ही थी जिसने मुझे अपने गांव से बाहर मवेशियों के बाड़े में बना दी थी। इसने अपने शोहर की मुखालफत की परवाह भी नहीं की थी और ना ही उसे गांव वालों का डर खौफ था और फिर वो अपने शोहर और गांव को ही छोड़कर मेरे साथ आ गई थी। वो अच्छी तरह जान चुकी थी कि मैं न सिर्फ कत्ल के एक पुराने केस में पुलिस को मतलूब हूँ, बल्कि लाहौर में कत्ल की कई और वारदातें भी मेरे नाम से मंसूब है। इसके अलावा भी मैं लातादाद संगीन जराइम में पुलिस को मतलूब था। मेरे पकड़े जाने की सूरत में वो भी लपेट में आ जाती और उसकी बाकी जिंदगी भी जेल ही में गुजरती।
رضیہ نے کہا تھا کہ وہ میرے پاس قیمتی زیورات دیکھ کر میرے ساتھ چلی آئی تھی۔ دولت کے لالچ میں اس نے اپنے شوہر اور گاؤں کو چھوڑ دیا تھا۔ جب ہم لاہور میں تھے تو رضیہ گاہے بگاہے مجھے نرگس سے متنفر کرنے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ رضیہ کے خیال میں نرگس دولت کے لالچ میں میرے ساتھ آئی تھی، لیکن رضیہ نے خود میرے زیور ہتھیانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے برعکس نرگس نے کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی جس سے ایسا کوئی تاثر ملتا، حالانکہ سب کچھ نرگس ہی کی تحویل میں تھا۔ کروڑوں روپے مالیت کے وہ زیورات بھی اور لاکھوں روپے کی وہ نقد رقم بھی لاہور سے جو رضیہ کی جائیداد فروخت کر کے حاصل کی گئی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اس نے تو اپنی زندگی میرے لیے وقف کر دی تھی۔ اس نے میری خاطر بہت دکھ اٹھائے تھے، بہت مصیبتیں برداشت کی تھی، اور اب وہ موت و حیات کی کشمکش میں تھی۔ صبح 6 بجے کے قریب نرگس کو ہوش آیا۔ خون کی کافی مقدار اس کے جسم میں منتقل ہو چکی تھی، لیکن اس کے چہرے کی زردی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ ہاتھ پیر ہلانے لگی، جس سے اس کی اذیت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ اس نے ہاتھ پیر مار کر بلڈ والی سوئی بھی بازو سے نکال دی۔ خون کے قطرے قالین پر ٹپک رہے تھے۔ تابندہ نے ٹیوب کا سٹاپر بند کر دیا۔ نرگس کی سانس اکھڑنے لگی۔ میں اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تابندہ دوڑ کر لاؤنج میں چلی گئی اور فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر ملانے لگی۔ نرگس کبھی بری طرح تڑپنے لگتی اور کبھی بے حسو حرکت ہو جاتی۔ اس کا سانس بار بار اکھڑ رہا تھا۔ تقریباً 40 منٹ بعد ڈاکٹر سلمہ پہنچ گئی۔ اس وقت نرگس بے حسو حرکت پڑی تھی۔ ڈاکٹر سلمہ کتنی دیر تک اسے چیک کرتی رہی، پھر اس نے تابندہ کی طرف دیکھتے ہوئے مایوسی میں سر ہلا دیا۔ اگر رات کو اسے ہاسپٹل پہنچا دیا جاتا تو اس کے بچنے کی امید ہو سکتی تھی، اس نے مدم لہجے میں کہا۔ اسے آکسیجن پر رکھا جاتا اور ایمرجنسی کی صورت میں دیگر ٹریٹمنٹ بھی دیا جا سکتا تھا، جبکہ یہاں ایسی کوئی سہولت میسر نہیں۔ مجھے افسوس ہے۔ تم جانتی ہو ہم اسے ہاسپٹل نہیں لے جا سکتے۔ بہرحال اب تم چاہو تو جا سکتی ہو، تابندہ نے کہا۔ ڈاکٹر سلمہ ایک بار پھر لاش کی طرف متوجہ ہو گئی۔ زخم سے خون رس رہا تھا۔ اس نے اس طرح بینڈیج کر دی تھی کہ مزید خون نہ رس سکے، اور پھر وہ اپنا بیگ اٹھا کر رخصت ہو گئی۔ میں بیڈ کے قریب کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے نرگس کی موت کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے خود اس کی نبض ٹٹولنے کی کوشش کی، سینے پر ہاتھ رکھ دیا، گردن کے قریب ہی ایک نس پر انگلی رکھ کر کچھ محسوس کرنے کی کوشش کی، لیکن زندگی موت کے سناٹے میں ڈوب چکی تھی۔ میں کرسی پر بیٹھ کر نرگس کو دیکھتا رہا۔ تابندہ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ چند منٹ میرے پاس کھڑی رہی، پھر اس نے ایک چادر نرگس پر ڈال دی اور مجھے اٹھا کر کمرے سے باہر لے آئی۔ مجھے اس نے لاؤنج میں ایک صوفے پر بٹھا دیا اور خود ٹیلی فون پر کسی سے باتیں کرنے لگی۔ وہ اگرچہ مجھ سے صرف 10-12 فٹ کے فاصلے پر تھی، لیکن اس قدر دھیمی آواز میں بات کر رہی تھی کہ اس کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ وہ 15-20 منٹ تک فون پر بات کرتی رہی، پھر ریسیور رکھ کر میری طرف دیکھا اور کچن میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ چائے بنا کر لے آئی۔ اس نے ایک کپ میرے سامنے سینٹرل ٹیبل پر رکھ دیا اور دوسرا خود لے کر سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ بھی میرے ساتھ پوری رات جاگی تھی اور اس کی آنکھیں سرخ تھی۔ ہم دونوں کافی دیر خاموشی سے چائے کی چسکیاں لیتے رہے۔ پھر تابندہ نے مجھ سے اظہار ہمدردی کرنا شروع کر دیا، اور پھر اس نے ایک چونکا دینے والا سوال کیا، نرگس کون تھی اور تمہارے ساتھ کب سے تھی؟ میں چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا اور پھر اسے بتانے لگا کہ نرگس کون تھی۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ بیچ میں کوئی سوال بھی کر دیتی تو میں اس کا جواب دے دیتا۔ باتوں میں مجھے رنگا کا خیال آ گیا۔ میں نے دیوار گیر گھڑی کی طرف دیکھا، 9 بج رہے تھے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر ٹیلی فون کے قریب بیٹھ گیا اور ریسیور اٹھا کر رنگا کا نمبر ملانے لگا۔ کال اسی باری آواز والے نے ریسیو کی۔ رنگا یہاں نہیں ہے واجہ، اس نے میری آواز سن کر کہا۔ وہ آج صبح سویرے ہی ایک ضروری کام سے چلا گیا ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، بھئی یہاں مصیبت میں گرفتار تھا، نرگس ختم ہو گئی تھی اور رنگا کسی ضروری کام سے چلا گیا تھا؟ اچھا ٹیڈی یا حضوری سے بات کرا دو۔ حضوری بھی رنگا دادا کے ساتھ گیا ہے اور ٹیڈی کا کچھ پتہ نہیں، وہ کل رات سے چھپتا پھر رہا ہے۔ اس نے کہا، میں نہیں جانتا تم کون ہو۔ میں نے کہا، میں کل شام سے فون کر رہا ہوں، رنگا مجھ سے بات کیوں نہیں کرتا؟ آخر ایسا کیا معاملہ ہے؟ کل سارا رات ادھر پھٹا ہوا ہے واجہ، اس نے کہا۔ رنگا دادا کے گروہ میں پھوٹ پڑ گیا ہے، وہ لوگ سارا رات ایک دوسرے پر گولیاں چلاتے رہے ہیں۔ ٹیڈی نے رنگا سے بغاوت کر دیا ہے، وہ لوگ ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہو گیا ہے۔ یہ اطلاع میرے لیے بہت ہی حیرت انگیز تھی۔ گزشتہ رات صرف ایک مرتبہ رنگا سے بات ہوئی تھی، اس نے تو یہ بتایا تھا کہ علاقے میں لفڑا ہو گیا ہے، لیکن بغاوت والی بات اس نے نہیں بتائی تھی۔ اور ٹیڈی تو وہ اس کے بچپن کا دوست تھا۔ رنگا نے تو خود بتایا تھا کہ حضوری اور ٹیڈی نے بچپن سے اب تک قدم قدم پر اس کا ساتھ دیا تھا، اس کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائی تھی، لیکن اب یکایک ان میں اس طرح پھوٹ پڑ جانا کہ وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے، میرے لیے انتہائی حیرت انگیز بات تھی۔ اس شخص کے کہنے کے مطابق رنگا ایک ضروری کام سے چلا گیا تھا۔ جس گاؤں وہ گیا تھا وہ کراچی کی ساحلی حدود سے ملا ہوا بلوچستان کا ایک قصبہ تھا۔ وہاں بھی رنگا کے قبیلے کے لوگ آباد تھے، اور میں سوچ رہا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ٹیڈی کا پلڑا بھاری ہو گیا ہو اور رنگا اپنی جان بچانے کے لیے اپنے گاؤں چلا گیا ہو۔ مجھے ان زیورات کی فکر بھی تھی، کروڑوں روپے مالیت کے زیورات تھے۔ مجھے اپنی کشتی ڈوبتی ہوئی نظر آنے لگی۔ وہ شخص ابھی تک لائن پر تھا۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، تو پھر ایسا کرو کہ حریری سے میری بات کرا دو، میرے لیے بھی بہت ایمرجنسی ہے۔ حریری کا نام آئندہ زبان پر مت لانا واجہ، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی لائن کٹ گئی۔
मैं रिसीवर कान से लगाए बैठा रहा। मैंने महसूस किया था कि ताबिंदा कनखियों से मेरी तरफ देख रही थी और बड़ी तवज्जो से मेरी बातें सुन रही थी। मैंने रिसीवर रखा तो वो उस वक्त भी मेरी तरफ देख रही थी, लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि रंगा कौन था और हुरैरी कौन थी। तकरीबन 1 घंटे बाद काल बेल बज उठी। ताबिंदा ने बरामदे के दरवाजे से बाहर झांका, फिर मुझे लेकर नरगिस वाले कमरे में आ गई और चादर नरगिस के चेहरे से हटा दी। आखिरी बार इसका चेहरा देख लो, वो बोली। ये जा रही है कभी वापस ना आने के लिए। क्या? मैं चौंक गया। जाहिर इसे ज्यादा देर यहाँ नहीं रखा जा सकता, ताबिंदा ने कहा। मैंने फोन कर दिया था, वो लोग डेड बॉडी लेने के लिए आए हैं। इत्मीनान रखो, इसकी तजदीद तकफीन और तमाम रसूमात होंगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि तुम इन आखिरी रसूमात में शरीक नहीं होगे। मैंने झुककर नरगिस की सर्द पेशानी पर बोसा दिया। मेरी आंखों से बेइख्तियार आंसू बह निकले। ताबिंदा ने नरगिस का चेहरा चादर से ढक दिया और मुझे बाजू से पकड़कर दूसरे कमरे में ले आई। जब तक मैं ना कहूं तुम उस कमरे से बाहर नहीं निकलोगे, वो कहते हुए कमरे से बाहर चली गई और दरवाजा भीड़ दिया। चंद मिनट बाद गेट खुला और किसी गाड़ी के अंदर दाखिल होने की आवाज सुनाई दी। मैं जिस कमरे में था उसकी एक खिड़की सामने की तरफ भी खुलती थी। खिड़की के सामने नीले रंग का दबीज पर्दा था। मैंने पर्दे का कोना सिरकाकर मुहतात अंदाज में बाहर झांका। वो स्याह रंग की एक लंबी सी वैन थी जो मेरी कार के पीछे खड़ी थी। वैन की खिड़की के शीशे तारीक थे। 3 आदमी वैन से उतरे। पिछला दरवाजा खोलकर उन्होंने स्ट्रेचर बाहर निकाला और बरामदे में दाखिल होकर मेरी नजरों से ओझल हो गए। तकरीबन आधे घंटे बाद वो स्ट्रेचर लेकर बाहर आ गए। स्ट्रेचर पर नरगिस की लाश थी। स्ट्रेचर वैन के पिछले हिस्से में रख दिया गया और 2 आदमी भी पीछे ही बैठ गए। उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। तीसरा ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने इंजन स्टार्ट किया और वैन रिवर्स गियर में चलती हुई गेट के करीब पहुंच गई। ताबिंदा ने गेट खोल दिया। वैन बाहर चली गई। मेरा ख्याल था कि वो कोई एम्बुलेंस होगी, लेकिन उसके सामने या दाएं बाएं कहीं भी एम्बुलेंस लिखा हुआ नजर नहीं आया। ना ही कोई ऐसा निशान था जिससे ये पता चलता कि उस वैन का ताल्लुक किसी हॉस्पिटल या फलाई इदारे से है। ताबिंदा गेट बंद करके अंदर आ गई और उसने मेरे कमरे का दरवाजा खोल दिया। मेरी आंखों में आंसू देखकर वो अफसुर्दा लहजे में एक बार फिर मुझे तसल्ली देने लगी। उसके 1 घंटे बाद ताबिंदा ने मुझे जबरदस्ती नाश्ता करवाया और मैं दूसरे कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया। मैं देर तक नरगिस के बारे में सोचता रहा। मेरे दिमाग में अजीब हालत थी और फिर पता नहीं किस वक्त मैं नींद की आगोश में पहुंच गया। मैं पूरा दिन सोया रहा था। मेरी आंख खुली तो शाम का अंधेरा फैल चुका था। कमरे की बत्ती भी बुझी हुई थी। दरवाजा 1 इंच के करीब खुला हुआ था और लाउंज में रोशनी दिखाई दे रही थी। मेरा सर बेहद बोझल था। दिमाग की नसों में शदीद तनाव था। मैंने आंखें बंद कर ली और गहरे गहरे सांस लेने लगा। चीट की आवाज सुनकर मैंने आंखें खोल दी। कमरे में रोशनी भर गई। मैं चंद लम्हे बेईसु हरकत पड़ा, पलकें झपकता और छत को घूरता रहा। फिर दरवाजे की तरफ देखकर उसके साथ ही मैं उछल पड़ा। मेरे दिल की धड़कन खतरनाक हद तक तेज हो गई। मैं एक झटके से उठकर बैठ गया। दिमाग में अजीब हालत थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। हुरैरी दरवाजे में खड़ी थी। मैं शायद कोई ख्वाब देख रहा था। मैंने उंगली दांतों के नीचे दबा ली और मेरे मुंह से सिसकारी निकल गई। मैं ख्वाब नहीं देख रहा था। वो नाकाबिले तरदीद हकीकत की तरह मेरे सामने थी। मैं कोई सपना नहीं, जीती जागती हस्ती हूँ। हुरैरी के लबों को हरकत हुई और वही जलतरंग जैसी आवाज मेरी समाज से टकराई। न जाने क्या बात थी कि हुरैरी को अपने सामने देखकर मुझे अजीब सा लगा। हालांकि मुझे देखने के लिए, उससे बात करने के लिए कई दिनों तक बेचैन था और अब हुरैरी को देखकर मुझ पर अजीब सी हालत तारी थी। और फिर दफतन जैसे रंगा का ख्याल आ गया। हुरैरी यहाँ कैसे आ गई? ये सवालिया निशान मेरे दिमाग में फैलता चला गया, लेकिन ये सवाल जबान पर नहीं आ सका। उसके बरक्स मैं गैर इरादी तौर पर उसके पीछे दरवाजे की तरफ देखने लगा। हुरैरी शायद मेरी निगाहों का मतलब समझ गई थी। उसके होंठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। वो नहीं है, अब तुम उसे मेरे साथ नहीं देखोगे। अब मुझे अपनी समाज पर यकीन नहीं आ रहा था। हुरैरी रंगा की खातिर अपना वतन छोड़कर आई थी। उन दोनों को हमेशा साथ देखा गया था। टैडी ने भी एक मर्तबा मुझे बताया था कि रंगा जब इलाके के दौरे पर निकलता था तो हुरैरी हमेशा उसके साथ होती थी। लोग उन्हें लाजम और मुल्ज़म समझते थे और अब हुरैरी ने भी अजीब सी बात कह दी थी कि रंगा को अब कभी उसके साथ नहीं देख सकूंगा। दरवाजा नीम हुआ था। हुरैरी आगे बढ़ाई। मैं बेड से उतरकर खड़ा हो गया। मेरे दिमाग में अजीब हालत थी। एक बार वही ख्याल मेरे जहन में उभर आया कि हुरैरी यहाँ कैसे आई? इसे कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? ताबिंदा से इसका क्या ताल्लुक है? और ये कि वो रंगा के बगैर यहाँ कैसे आ गई? ये और इस जैसे कई सवालात का जवाब मेरे पास नहीं था। बैठ जाओ, खड़े क्यों हो गए हो? हुरैरी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा और खुद भी बड़े अंदाज से बेड के सामने कुर्सी पर बैठ गई। मैं बेड पर पैर लटकाकर बैठ गया और उसकी तरफ देखने लगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उससे कैसे बात करूं और क्या बात करूं। तुम मुझे यहाँ देखकर हैरान हो रहे हो? हुरैरी ने मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। हाँ, मुझे वाकई हैरत है, बल्कि मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? मैंने पूछा। पता कैसे ना होता, मैंने ही तो तुम्हें यहाँ का एड्रेस बताया था, उसने मुस्कुराते हुए कहा। क्या? मैं उछल पड़ा। कल रात वो टेलीफोन कॉल, वो फोन मैंने ही किया था। हुरैरी ने मेरी बात काट दी। नरगिस के बारे में इतला मैंने ही दी थी और उस बंगले का पता भी मैंने ही बताया था। लेकिन वो आवाज, मैं उलझी नजरों से उसे देखने लगा। इस इंकिशाफ से मेरे ऊपर हैरतों का पहाड़ टूट पड़ा। वो आवाज भी मेरी ही थी। हुरैरी ने कहा। आवाज बदलने की कोशिश के साथ मैंने फोन के माउथ पीस पर रुमाल रख दिया था।
इस तरह तुम मेरी आवाज भी पहचान ना सके। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, तुम अपने मिशन में कामयाब तो हो गए, लेकिन मुझे अफसोस है कि तुम्हारी दोस्त की जिंदगी इसका साथ ना दे सकी। इसे बचाने की कोशिश तो की गई थी, लेकिन हुरैरी ने जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ दिया। नरगिस के जिक्र से मुझ पर एकदम उदासी सी तारी हो गई। हुरैरी ने मेरे चेहरे के तासरात से मेरी अंदरूनी कैफियत को महसूस कर लिया। उसने बात बदल दी। इस वक्त दरवाजा पूरी तरह खुल गया और ताबिंदा का चेहरा दिखाई दिया। चाय तैयार हो चुकी है, तुम लोग लाउंज में आ जाओ, उसने बारी बारी हम दोनों की तरफ देखते हुए कहा। चलो पहले चाय पी लो, फिर इत्मीनान से बातें होंगी, हुरैरी कहते हुए कुर्सी से उठ गई। तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। मैं अपनी जगह से उठ गया। हुरैरी कमरे से बाहर चली गई और मैं बाथरूम में घुस गया। मेरे दिमाग में अजीब हालत थी और नरगिस की सोच ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। मैंने बेसन में सर झुकाकर नल खोल दिया। ठंडे पानी से मुझे किसी हद तक सुकून मिला था। ये अल्लाह का हुक्म था, क्योंकि जिंदगी और मौत उसी के हाथ में होती है। मैं तकरीबन 10 मिनट बाद कमरे से बाहर आया। लॉन्ज में सेंट्रल टेबल पर चाय और नाश्ता लगा हुआ था। ताबिंदा और हुरैरी आमने सामने सोफे पर बैठी हुई थी। हुरैरी ने एक पैर दूसरी टांग पर रखा हुआ था। मुझे देखकर उसने पैर नीचे कर लिया। मैं उसके सामने हुरैरी के करीब सोफे पर बैठ गया। तुम कुछ खाए पिए बगैर सो गए थे और मैंने तुम्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि मैं खुद भी सो गई थी। ताबिंदा ने कहा, खाना तो अभी देर में बनेगा, इसलिए मैंने सैंडविच बना लिए हैं, शुरू हो जाओ, तुम्हें भूख लग रही होगी। मैंने सैंडविच वाली प्लेट की तरफ हाथ बढ़ा दिया। उस वक्त हुरैरी का हाथ भी आगे बढ़ा था। ये मुअम्मा अब तक मेरी समझ में नहीं आ सका था। मैंने सैंडविच का एक बाइट लेकर चाय का घूंट भरते हुए कहा, तुम्हें नरगिस के बारे में कैसे पता चला और ताबिंदा से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? ताबिंदा से मेरी पुरानी दोस्ती है, रंगा इसके बारे में नहीं जानता, हुरैरी ने कहा। और नरगिस के बारे में मुझे डैडी ने बताया था। डैडी ने? मैंने कहा, यह इतला मेरे लिए बड़ी हैरत अंगेज है कि रंगा के गुरुओं में फूट पड़ गई है और डैडी और रंगा एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। ये सब कुछ कैसे हुआ? तुम्हारी इतला दुरुस्त है, हुरैरी ने कहा। मैं बहुत अरसे से महसूस कर रही थी कि उन दोनों में क्लैश होने वाला है। रंगा जैसे कम ज़र्फ आदमी के साथ किसी शरीफ आदमी का निभाह बहुत मुश्किल है। मुझे हैरत है ये दोनों एक दूसरे के साथ इतना अरसा कैसे रह गए। हुरैरी की जबान से रंगा के लिए कम ज़र्फ का लफ्ज सुनकर मेरा दिमाग सनसना उठा। मैंने उसे जिस अंदाज में रंगा के साथ देखा था, उसके पीछे नजर तो ऐसी कोई बात सोची भी नहीं जा सकती थी। उनमें बाद मामलात पर इख्तलाफ तो बहुत अरसे से चले आ रहे थे, लेकिन तुम्हारा मामला बीच में चिंगारी बन गया और आग एकदम भड़क उठी। हुरैरी ने कहा, मेरा मामला? मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। हाँ, लंबा किस्सा है, तफसील बाद में बताऊंगी। बहरहाल तुम्हारी एक अमानत है मेरे पास, इस वक्त तो मैं वो अमानत तुम्हारे हवाले करना चाहती हूँ। हुरैरी ने कहते हुए ताबिंदा को इशारा किया और वो उठकर एक कमरे में चली गई। मेरी अमानत? मुझ पर वाकई हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने हुरैरी को कभी कोई चीज दी थी। चीज देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मेरी उससे सिर्फ एक मुलाकात हुई थी। वही रात जब मैं पहली मर्तबा रंगा से मुलाकात करिए उसके अड्डे पर गया था और गुफ्तगू के दौरान किसी पुलिस ऑफिसर के आ जाने से रंगा ने मुझे दूसरी तरफ भेज दिया था जहां हुरैरी मौजूद थी। मैं तो उसके हुस्न से इस कदर मरूब हो गया था कि ढंग से कोई बात भी नहीं कर सका था। कोई अमानत उसके सुपुर्द करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। ताबिंदा वापस आ गई। उसके हाथ में नीले रंग का रैगजीन का एक बैग था। इस किस्म के बैग आमतौर पर स्कूल के बच्चे इस्तेमाल करते हैं। करीब आकर ताबिंदा ने वो बैग मेरे हवाले कर दिया। बैग खोलकर चेक कर लो, तुम्हारी अमानत में किसी किस्म की कोई खयानत तो नहीं हुई, हुरैरी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। हुरैरी ये बात भी ना कहती तो मैं बैग खोलकर जरूर देखता कि क्या चीज है जिसे हुरैरी मेरी अमानत कहकर मेरे हवाले कर रही है। मैंने बैग की जिप खोल दी और उसके अंदर कपड़े का वो मैला सा थैला देखकर मैं उछल पड़ा और फिर वो थैला मेज पर पलटने में भी मैंने देर नहीं लगाई। वो तमाम जेवरात मेरे सामने थे जो मैं हिंदुस्तान से लाया था और जिन्हें मैं संभाल कर रख रहा था। यही जेवरात मेरे और रजिया के बीच इख्तलाफ का बायस बने थे और ये इख्तलाफ इस हद तक बड़ा था कि हम एक दूसरे की जान के दुश्मन हो गए थे। और मैं समझता था कि नरगिस की जिंदगी भी चमकते हुए इन्हीं जेवरात की पीठ चढ़ गई थी। और चंद रोज पहले नरगिस के अगवा के बाद 10 किलो हीरोइन और जेवरात का ये थैला मैंने रंगा को दे दिया था। ये थैला तुम्हारे पास कैसे आया? मैंने तो रंगा को दिया था, हुरैरी ने मेरा जुमला मुकम्मल कर दिया। और तुम्हारी ये जेवरात ही रंगा और टैडी में फसाद और हंगामे का बायस बने। ओह, मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। शायद टैडी इन पर कब्जा करना चाहता होगा। उसकी नीयत में फतूर आ गया हो। फतूर टैडी की नहीं, रंगा की नीयत में आया था। वो इन पर कब्जा करना चाहता था और टैडी को ये बात पसंद नहीं आई थी। हुरैरी ने कहा, मेरा दिमाग उलझता जा रहा है और कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही। मैंने कहा, इस वक्त मेरा जहन भी उलझा हुआ है और मैं कुछ आराम करना चाहती हूँ। हुरैरी ने कहा, रात के खाने के बाद बात होगी, मैं अब यहीं रहूंगी। हुरैरी उठकर ऊपर जाने वाले जीने की तरफ चली गई। मुझे ये जानकर खुशी हुई थी कि वो अब यहीं रहेगी। वो जीने पर यूं चढ़ रही थी जैसे हवा में तैरती हुई जा रही हो।
ताबिंदा भी बर्तन उठाकर किचन में चली गई और अपने काम में मसरूफ हो गई। मुलाजमा ना होने की वजह से उसे सारे काम खुद ही करने पड़ रहे थे। इस बंगले पर कोई चौकीदार भी नहीं था और मुझे हैरत थी कि वो इतने बड़े बंगले में अकेली रहती थी। इसे डर नहीं लगता था। वह तक ये कि कमरे तक महदूद था। अब मौका मिला तो उठकर टहलने लगा। इस वक्त ताबिंदा भी किचन से निकल आई। घूम फिर लो, उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैंने लॉन भी बहुत अच्छा मेंटेन कर रखा है, तुम्हारे घूमने फिरने पर तो कोई पाबंदी नहीं, अलबत्ता गेट से बाहर जाना खुद तुम्हारे मफाद में नहीं होगा। तुमने कोई चौकीदार नहीं रखा, क्या तुम्हें अकेले रहते हुए डर नहीं लगता? मैंने पूछा। इत्तफाक की बात यह है कि इन दिनों चौकीदार भी छुट्टी पर गया हुआ है, वो भी 2-4 दिन में आ जाएगा। ताबिंदा ने कहा। आओ मैं तुम्हें घर दिखाऊं। वो मुझे घूम फिर कर घर दिखाने लगी। उसके चेहरे के नकूश मुझे कतरे मुख्तलिफ लगे थे। वो गरचे बहुत साफ उर्दू बोल रही थी, लेकिन बाद अल्फाज ऐसे थे जो वो ठीक से बोल नहीं सकती थी। वो ड़े और टे नहीं बोल सकती थी। इन हरूफ को वो और तरह इस्तेमाल करती थी। कुछ और हरूफ भी उसकी जबान से ठीक तरह अदा नहीं होते थे। इससे मुझे शुबा हो रहा था कि उसकी मादरी जबान उर्दू नहीं है। वो मुझे घूम फिर कर इस बंगले के बारे में बताती रही। ये बंगला उसके शोहर ने खरीदा था और उसमें कुछ तब्दीलियां करने के अलावा ऊपर की मंजिल भी बाद में तामीर कराई गई थी। नीचे लाउंज और ड्राइंग रूम के अलावा 4 बेडरूम थे, जबकि ऊपर एक वसी हॉल और 2 बेडरूम थे। ऊपर ज्यादा जगह खुली छोड़ दी गई थी। ऊपर के दोनों बेडरूम के दरवाजे खुले हुए थे। एक बेडरूम में हुरैरी बिस्तर पर सो रही थी। हम खामोशी से उस कमरे के सामने से गुजर गए। तुम उर्दू बहुत अच्छी बोल लेती हो, लेकिन मेरे ख्याल में तुम्हारी मादरी जबान उर्दू नहीं है। मैंने उससे ये सवाल ऊपर से वापसी पर सीढ़ियां उतरते हुए किया था। तुमने ठीक पहचाना। वो मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुराई। मैं ईरानी हूँ, लेकिन मैंने मास्टर की डिग्री यहीं से ली है, कराची यूनिवर्सिटी से। मैं मैट्रिक से ऊपर नहीं जा सका, इसलिए बीए या एमए की डिग्रियों के बारे में कुछ नहीं जानता। अलबत्ता सिर्फ मैट्रिक होने के बावजूद मेरी उर्दू बहुत अच्छी थी और मैं अंग्रेजी भी रवानी से बोल लेता था। अंग्रेजी तो मैंने हिंदुस्तान में सीखी थी। ताबिंदा के बारे में मेरा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त निकला। उसकी मादरी जबान उर्दू नहीं थी और वो पाकिस्तानी भी नहीं थी। आओ मैं तुम्हें अपना लान दिखाऊं, उसने कहा। हम दोनों बाहर आ गए। बरामदे की सीढ़ियां उतरते हुए उसने मेरा हाथ पकड़ लिया।